हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं और कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन सी स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। ये वीडियो एप्लीकेबल रहेगी दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट के लिए। अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो आने वाले सालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत वाइड सिलेबस है, तो एक बुक से ये कवर हो पाए ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा, डिफरेंट बुक्स का यूज़ करना पड़ेगा। यूट्यूब पे यूट्यूबर्स की वीडियो भी आपको देखनी पड़ सकती हैं इसके सिलेबस को कवर करने के लिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी ज्योग्राफी हूँ। यूजीसी नेट बीजेआरएफ मेरा क्वालिफाई है और साथ में हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी मेरा क्वालिफाई है। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें, सबसे पहले हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करेंगे। ये आपके सबसे पहले यूनिट जो 5 आती है उसमें पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी से ही स्टार्ट होता है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उसमें पढ़ने पड़ सकते हैं या पढ़ने पड़ेंगे। तो इसको आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी को ढंग से पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यूजीसी नेट का। यहाँ पे आपसे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार तो 5-6 क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं और कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। सबसे पहले जो है वो है सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा, की जो पॉपुलेशन का जो डाटा है वो किन सोर्सेज से हमको मिलता है। तो सिलेबस में 3 चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें सेंसस, आप पता ही है सेंसस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस के बेस इंडिया की जो 2011 में सेंसस हुई है उस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फैक्चुअल। और कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि सेंसस किस तरह से कंडक्ट करते हैं, क्या इंडियन सेंसस के फीचर्स हैं। इस तरह के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी आपको देख लेने चाहिए। सैंपल सर्वे और जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो भी आपको पढ़ लेने हैं, राइट। दूसरा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी। कई बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन इसके जो प्रोपोनेंट हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, किसने दी है ये थ्योरी वो पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को आप अच्छे से कवर करिएगा, राइट। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ की जो कुछ थ्योरी हैं उनमें माल्थस है, सैडलर है और रिकार्डो है। तो देखिए माल्थस की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। सैडलर और रिकार्डो से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आते हैं, उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो माल्थस से आते हैं। लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में लिखा है तो आ सकते हैं, चांसेस बनते हैं। तो आपको एक बार सैडलर की और रिकार्डो की देख लेनी चाहिए। सैडलर की तो आपको जरूर देख ही लेनी चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी, राइट। आगे बात करें फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी की। तो देखिए किस तरह से फर्टिलिटी निकालते हैं, इंडिया की कितनी फर्टिलिटी है, वर्ल्ड लेवल पे कितनी फर्टिलिटी है, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी से बनते हैं। फर्टिलिटी के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मोर्टेलिटी के क्या करेक्टरिस्टिक हैं, स्टेबल पॉपुलेशन या ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है। इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर करनी है। इंडिसेस डिटर्मिनेंट, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी फर्टिलिटी को डिटरमाइन करती हैं, राइट। और वर्ल्ड लेवल पे क्या आपका ट्रेंड है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी का। इस तरह से ये फैक्चुअल चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। माइग्रेशन, माइग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेशन के कॉज क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको माइग्रेशन टाइप्स देखने हैं, राइट, कि किस किस टाइप की माइग्रेशन होती है, जैसे रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल टू रूरल, राइट। तो टाइप्स देखने, फिर कॉजेज, माइग्रेशन क्यों होती है, कौन से कारण मुख्य हैं जो माइग्रेशन को बढ़ावा देते हैं, पुल फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर क्या है। इस तरह से आपको देखने और फिर आपको देखने हैं माइग्रेशन के मॉडल, जैसे ली का मॉडल है, रेवेनस्टीन के लॉज हैं माइग्रेशन के, राइट। वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये मैं कहूँ बहुत ईजी है। अगर आप इसको एक दो बार मतलब एक बार पढ़ेंगे ढंग से, कंसेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, माइग्रेशन को भी जरूर पढ़ना है। पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड करेक्टरिस्टिक्स की, इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी कंपोजिशन क्या है, बनावट क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है। जो पिरामिड्स होते हैं वो पिरामिड्स आपको वर्ल्ड लेवल पे भी देख लेने हैं कि किसका पिरामिड, मतलब अलग अलग टाइप के पिरामिड्स होते हैं, वो पिरामिड्स आपको एक बार देख लेने हैं, राइट। उसके बाद आपको रूरल अर्बन मतलब जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का वो कैसा है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, क्या उसकी कंपोजिशन है, वो आपको जरूर देखनी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं।
फिर उसके बाद एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये कंपोजिशन जब बनावट की बात आ रही है तो आपको वो देख लेनी है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे। कई बार बहुत ज़्यादा डीप आते हैं, कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पॉपुलेशन कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, इसको आप देख सकते हैं। वैसे इतना क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम लगे तो उसको देख लेना। बाकी ये 6 टॉपिक जो मैंने ऊपर बताया पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, इनको तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके लिए बुक जो रिकमेंडेड है वो है एक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, बहुत अच्छी बुक है। आशा ए भेंडे और तारा कनितकर की ये बुक है। इसको आपका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा, वो पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। साथ में ईपीजी पाठशाला के नोट्स, अगर आपको बुक नहीं लेनी है या कोई टॉपिक उस बुक में नहीं है तो ईपीजी पाठशाला के नोट्स आप देख सकते हैं, उनसे ये टॉपिक सर्च करके आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बात हुई पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। आगे बात करते हैं हम सेटलमेंट ज्योग्राफी की। देखिए सेटलमेंट ज्योग्राफी में सबसे पहले रूरल सेटलमेंट्स के बारे में लिखा गया है। रूरल सेटलमेंट्स में आपको देखना है कि कौन कौन से टाइप की रूरल सेटलमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनका पैटर्न क्या है। पैटर्न के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो पैटर्न को, रूरल सेटलमेंट के पैटर्न को अच्छे से पढ़िएगा और डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से पढ़िएगा। इंडियन लेवल पे आपको देख लीजिए कि अगर गंगा का मैदान है तो गंगा के मैदान में किस टाइप की रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलती है, पहाड़ों में किस टाइप की रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलती है, प्लेट्यूज में किस तरह की रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलती है, कोस्टल रीजन में किस तरह की रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर, तो ये देख लेना है। रूरल अर्बन माइग्रेशन के बारे में पढ़ लेना है, कितनी परसेंट रूरल अर्बन माइग्रेशन है, क्या कारण है रूरल अर्बन माइग्रेशन के, वो आपको पढ़ना है, राइट। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन, किस तरह से टाउन अस्तित्व में आए, उसके जी चिल्डे की थ्योरी है, हेनरी पीरिन की थ्योरी है, राइट। उसके बाद लुइस मम्फोर्ड की थ्योरी है। ये थ्योरीज आपको देख लेनी है, जिसमें लुइस मम्फोर्ड की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रैंक साइज रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इनको तो आपको पढ़ना ही है, अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो घाटे में रहेंगे, राइट। उसके बाद सेंटर प्लेस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद क्रिस्टॉलर और लॉस का मतलब हाँ, सेंटर प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टॉलर एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करनी है। उसके बाद मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज़, जो अर्बन सिस्टम है उसमें जो लैंड है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या उसका कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, राइट, वो देखना है। उसमें 3 थ्योरीज हैं, एक बर्गिस का है, एक हैरिस का मॉडल है और एक उलमान और हॉयट का मॉडल है, राइट। इसमें कई बार आपको मैच करने के लिए आता है, राइट। तो वो आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ये जो मैंने बताए नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 3 पॉइंट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 3 पॉइंट को आप भूल के भी मत छोड़िएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मेगा सिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। एज सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लोबल सिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूरल अर्बन फ्रिंज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं, उनके कंसेप्ट क्या हैं। कॉन्वर्जेशन कंसेप्ट किसने दिया। मिलियन सिटीज़ कितनी हैं वर्ल्ड में, होती क्या हैं, कितनी हैं। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक जो हैं इनको तो आपको पढ़ना ही है। अगर इनको छोड़ के जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहेंगे। उसके बाद स्लम्स, एक बार आपको देख लेना कि स्लम्स क्या है, इंडिया में स्लम्स की क्या हालत है, और साथ में इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, उसकी ग्रोथ किस तरह से। ये छोटा सा टॉपिक है, देख लेना है। अगर नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैंने शुरू के 7 टॉपिक बताए इनको छोड़ के मत जाइएगा, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे अपना, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। इनमें से इस बार मेगा सिटी, आई थिंक जो अगस्त वाला पेपर हुआ है उसमें मेगा सिटी या कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, और साइड एज सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन था। तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। क्लियर। इसके लिए बुक आप जो फॉलो कर सकते हैं, माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है, उसमें काफ़ी टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। और जो कुछ बचता है, अगर नहीं भी है तो फिर वो ईपीजी पाठशाला के नोट्स जिंदाबाद, राइट, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए मैंने पहले बताया कि ये टॉपिक आपको ऑनलाइन बुक्स सब कुछ फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके ही कवर होंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का छोटा सा सिलेबस है, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्विनरी और क्वाटनरी जो भी होता है, राइट, वो आपको कवर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या फैक्टर हैं इन स्टडी की ग्रोथ में, वो भी आपको एक बार देखने हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन होती है, किस तरह से वर्ल्ड पे आपको डिस्ट्रीब्यूट हैं, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस क्या है, और वर्ल्ड मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये आपको एक बार देखनी है। ये 3 पॉइंट आपको देख लेने हैं। देखिए ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा आसानी से इंटरनेट के ऊपर, ईपीजी पाठशाला में बहुत अच्छे शब्दों में मिलेगा, अच्छे से वहाँ से पढ़िए।
नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आप यूट्यूब पे कोई यूपीएससी का जो चैनल होता है उस पर आप एक वीडियो देख लीजिए 2-2.5 घंटे की, बहुत अच्छे से वर्ल्ड लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को बता देंगे। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, आयरन रिसोर्स किस रीजन में सबसे ज़्यादा हैं, वर्ल्ड लेवल पे पूछते हैं, राइट। तो वो क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप बेटर है कि आप 2-2.5 घंटे की कोई यूपीएससी की वीडियो देख लीजिए जिसमें ये सारी चीज़ें हो, राइट। तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो आप इंटरनेट की हेल्प कर लेके इसको कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको देखना है कि लैंड कैपेबिलिटी क्या होती है, लैंड कैपेबिलिटी क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, लैंड यूज प्लानिंग क्या है इंडिया में, वो आपको देख लेनी है एक बार। थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी आपको देखना है। जो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, किसे क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, क्रॉप कम्बिनेशन क्या होता है, राइट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इन टर्म्स में आपको जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, दो स्टेटमेंट दी होगी, एक में क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन लिख दी गई होगी, दूसरे में क्रॉप कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिख दी गई होगी। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि बताओ इन दोनों स्टेटमेंट से कौन किसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन और जो डिफरेंस है वो क्लियर आपके दिमाग में इन सब टर्म्स के बारे में होना चाहिए। और उसके बाद जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है, उस क्रॉप कॉम्बिनेशन के को डेलिनिएट करने की क्या मेथड है, राइट, और कितने रीजन्स में बांटा जाता है वो आपको देखना है। 3 मेथड वीवर, डोई और रफीउल्ला के हैं। आपको डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, और अगर डीप में क्वेश्चन आ भी गया तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, राइट। तो 1 नंबर के लिए इतना डीप, मतलब 2 नंबर के लिए एक आधे क्वेश्चन के लिए इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको वीवर का जो एक फार्मूला वीवर ने दिया है, एक फार्मूला डोई ने दिया होगा, रफीउल्ला का भी कुछ फार्मूला होगा, और आप कॉम्बिनेशन को निकालेंगे, वो फार्मूले याद कर लेने हैं। क्योंकि वो फार्मूले याद कर रहे हो तो कई बार मैच करने में क्वेश्चन आता है, राइट। तो आपको वो फार्मूले तीनों के याद होने चाहिए, प्लस किस ईयर में उन्होंने दिया है वो भी ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया था कि वीवर, डोई और रफीउल्ला में सबसे पहले किसने दिया था, फिर किसने दिया था, फिर किसने दिया था। 1944 और 1957 के आसपास, सॉरी 1954 और 1957 के आसपास की ये सारी बातें हैं इन तीनों की। तो वो आपको देख लेनी है एक बार, क्लियर। उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी मैंने बता ही दिया, ये आपको पढ़ लेनी है। इनके बीच में अच्छे डिफरेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, राइट। देखने को दोनों सेम सेम लगती हैं लेकिन फिर भी इनमें में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है वो आपको पढ़ना है। वॉन थ्यूनन और विटलेसी का जो मॉडल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो मॉडल, इन दो मॉडल को आप जरूर पढ़िएगा, अच्छे से इनकी तैयारी करिएगा। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में बताना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद एग्रीकल्चर ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर की बुक है, वो ले सकते हैं, पीडीएफ अगर मिले या बुक आपके पास है तो वहाँ से पढ़िए, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ईपीजी पाठशाला या इंटरनेट का यूज आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इतने से टॉपिक के लिए आप बुक ही खरीदें। नहीं तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अच्छी बुक है माजिद हुसैन सर की। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कितनी क्लासेस में इंडस्ट्रीज को बांटा जाता है, क्या फैक्टर हैं उनकी लोकेशन को डेलिनिएट करने के लिए कि किसी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे होगी, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको देख लेना क्लासिफिकेशन। उसके बाद 5 थ्योरी हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की, अलग अलग स्कूल हैं, राइट। तो वो स्कूल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे वेबर की थ्योरी है, ईएम हूवर की है, अगस्त लॉस की है, प्रेड की है, डीएम स्मिथ की है, राइट। ये 5 थ्योरी आपको देख लेनी है, और इनकी ज़्यादा डीप में ना जाके इनकी बेसिक इसेंस आपको पढ़ लेनी है कि वेबर ने क्या बोला, और फिर लॉस आए उन्होंने क्या बोला, ईएम हूवर की क्या अप्रोच थी, राइट। उसके बाद डीएम स्मिथ की क्या अप्रोच थी, ए प्रेड की क्या अप्रोच थी, वो आपको पता होनी चाहिए। इन पर क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जो जून में जो नेट का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसमें इन थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन था, तो आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन ये आपको देख लेने हैं। उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, फुटलूज इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके लिए देखिए ये जो पॉइंट नंबर 2 जो मैंने थ्योरीज लिखी हैं, 5 थ्योरी, उन थ्योरीज के लिए एक बुक आती है आर.सी. रिले की, राइट। आर.सी. रिले की बुक है, उसमें ये 5 थ्योरी दी गई हैं। उसके अलावा भी 2-4 थ्योरीज और हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे वर्ड्स में उन्होंने लिखा हुआ है आर.सी. रिले ने। तो ये बुक का पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, क्लियर। तो वहाँ पे आप जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। हमारे चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप जब वहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको
आरसी रिले की बुक मिल जाएगी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की, वहाँ से ये 5 थ्योरीज़ को आप पढ़िए, उनके नोट्स बना लीजिए और रिवाइज़ करिए, आपको आसानी होगी। बाकी ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप जो है इंटरनेट का यूज़ करके, ईपीजी पाठशाला का यूज़ करके कर सकते हैं। आगे ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, उसमें स्पेशल इंटरेक्शन मीनिंग पता होना चाहिए कि स्पेशल इंटरेक्शन क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, और स्पेशल इंटरेक्शन के मॉडल्स क्या क्या हैं, जिसमें उलमान और एमी हर्स्ट का मॉडल है। छोटे छोटे मॉडल हैं, वो पढ़ने ईजिली आपको हो जाएगा। उसके बाद मेजर एंड इंडिसेस ऑफ कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, इसमें क्वेश्चन आता है, मतलब 2-4 सालों से क्वेश्चन नहीं आया है, 2019-20 के बाद क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है जब सिलेबस में लिखा गया है। ग्रेविटी मॉडल क्या है और इसके डिफरेंट वेरिएंट क्या हैं, वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी मॉडल पे बहुत बार क्वेश्चन आता है और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आया भी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है, कब बनी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले कौन सा होता था। जैसे जो आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले गैट हुआ करता था, ठीक है, वो कब हुआ करता था। इस तरह से थोड़ा हिस्टोरिकल और इसका क्या काम है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, WTO क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है। कई बार क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो यूज़ इंटरनेट का यूज़ करिए, आपको आसानी से इंटरनेट के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाएंगी, कुछ यूट्यूब वीडियोस पे मिल जाएंगी। तो इसी तरह का आपको सिलेबस कवर करना है। देखिए, जब मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया था, जब मैंने अपने जेआरएफ के लिए नोट्स बनाए थे, तो मैं तो सीधा बता दूं कि मैंने इंटरनेट का यूज़ किया है, राइट। इसके लिए इस चीज़ के लिए मैंने इंटरनेट का यूज़ किया है, यूट्यूब का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। प्लस नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें नहीं होंगी। नोट्स बनाइए, चीज़ें हो जाएंगी। बाकी ये आरसी रिले की बुक हमारे पास है, ये यहाँ से मैंने ये पांचों थ्योरीज कवर करी थी और अच्छे से कवर हो गई थी। तो पढ़िए इसको, इंटरनेट का यूज़ करिए अच्छे से, आपकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अगला है रीजनल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल डेवलपमेंट में ये 5 थ्योरी जो हैं, ये तो आपको पढ़नी है, मस्ट आपको इनमें क्लियरिटी होनी चाहिए। पांचों थ्योरीज में बहुत बार क्वेश्चन इन पांचों थ्योरी में पूछा गया है, जिसमें हर्समैन की थ्योरी है, मिडाल की थ्योरी है, फ्रीडमैन की थ्योरी है, पेरॉक्स और वुडविले की थ्योरी है। ये अच्छे से पढ़िए इन थ्योरी को, पांचों की पांचों थ्योरीज को पढ़िए। इंटरनेट का यूज़ करिए, मैंने भी इंटरनेट का यूज़ किया था। इंटरनेट पे ईपीजी पाठशाला पे मिल जाएगा, या मैंने 7 वेबसाइट्स की एक वीडियो आपको बना रखी है ऑलरेडी। उन वीडियो का यूज़ करिए, जिसमें एक पैन जियोग्राफी करके आपकी वेबसाइट है। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, मेरी नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। पैन जियोग्राफी करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इन थ्योरी को कवर कर सकते हैं। वहाँ पे इन थ्योरी के बारे में दिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। और फिर है रीज़न। रीज़न क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ रीज़न? ठीक है, रीज़न का मीनिंग क्या है, कितने टाइप के रीज़न होते हैं, फॉर्मल रीज़न कौन सा है, राइट, फंक्शनल रीज़न क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ से। यहाँ तो या तो सीधा थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाएगा, या तो एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। एप्लीकेशन पे मतलब कि जैसे आपको दे देंगे कि दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया, ठीक, दिल्ली कैंट एरिया कौन सा रीजन में आता है, फॉर्मल में आता है या फंक्शनल में आता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेने हैं। इस टॉपिक के बारे में, रीजन के बारे में, आपको यूपीएससी के जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से इनको बताया गया है, आपको वहाँ से पढ़ लेना है। ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स में आपके सार्क, ओपेक, आसियान, यूरोपियन यूनियन, अपेक, ब्रिक्स, नाफ्टा, इस तरह के मतलब ये 4 शुरू के, सार्क, ओपेक, आसियान, ईयू तो देख ही लेना है। ब्रिक्स क्योंकि इंडिया इसमें शामिल है, तो वो आपको देख लेना है। ये मैंने कुछ बताए हैं, बाकी आप चेक करते रहिए, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखिए। अगर कोई और ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। इंटरनेट का यूज़ करके ये सारी चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी आती है उसके बाद, ठीक। इसमें कंसेप्ट ऑफ कल्चर किसे कहते हैं, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, कल्चरल ट्रेट, कल्चरल रियल्म, कल्चर सिस्टम, ये अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए इनकी डेफिनेशंस में। देखिए, कल्चरल ट्रेट, कल्चर रियल्म, कल्चर सिस्टम, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। कई बार इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या सॉरी इनके साइज के आधार पे इनको मतलब अरेंज करने के लिए पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन, बड़ा कौन, बड़ा कौन और सबसे बड़ा कौन। तो इस तरह से आपको ये अच्छे से पढ़ना है। कल्चरल हेरिटेज क्या होती है, कल्चरल इक्वल, देखिए ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, कोई बहुत आपको इनमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर डीप में घुसोगे तो पूरी पूरी बुक्स इनके ऊपर मिल जाएगी, राइट।
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और वो भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार सीधा सीधा। आपको जैसे कल्चरल रियलम की डेफिनेशन दे देगा, तो मतलब जैसे कल्चर रियलम की डेफिनेशन दे दी, और फिर ऑप्शन 4 दे देगा, कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चरल ट्रेड, कल्चरल सिस्टम, कल्चर रियलम, बताएंगे, पूछेंगे कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। उस तरह कल्चरल हेरिटेज में पूछ दिया जाएगा, कल्चरल इकोलॉजी में आपसे पूछ दिया जाएगा, राइट। कल्चरल कन्वर्जेंस क्या होती है उसके ऊपर पूछ दिया जाएगा, राइट। आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ना है, इनकी डेफिनेशंस, इनमें डिफरेंस, क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर बनता है, और कौन कौन सी उसमें उनके बीच में प्रोसेसेस होती हैं, वो प्रोसेसेस आपको पढ़ लेनी है। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है कि कभी किसी को एक्सक्लूड किया जाता है सोशली, तो क्यों किया जाता है, क्या उसके रीज़न है, मीनिंग क्या है इसका। इस बार इसके ऊपर सोशल एक्सक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन आई थिंक आया था, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। ट्राइब्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता है, ये पूछा जाता है, मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है कि कौन से रीजन में पाई जाती है, कई बार उनके ट्राइब्स के फीचर पूछ दिए जाते हैं। कास्ट के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन कास्ट के ऊपर मैंने नहीं देखा कि आते होंगे, आते हैं तो बहुत कम आते हैं, लेकिन ट्राइब्स और लैंग्वेजेस ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ट्राइब और लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ का क्या रिलेशन है वो देखना है एक बार आपको। डिजीज़ इकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजीज़ इकोलॉजी, राइट। तो डिजीज़ इकोलॉजी के ऊपर आपको जो है देख लेना है टॉपिक, राइट। डिजीज़ इकोलॉजी क्या है। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है इंडिया का, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेल्थ पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लेना। और मेडिकल टूरिज्म एक नया कंसेप्ट है, तो इस नए कंसेप्ट को जरूर पढ़िएगा, यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। कल्चरल ज्योग्राफी बाय एस.डी. मौर्य, इसके लिए एक बुक है, अगर चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट, ईपीजी पाठशाला, यूट्यूब वीडियोस वगैरह इस तरह का यूज़ करके आप अपने इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, आसानी से कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी उसके बाद आती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ फ्रंटियर आपसे पूछ जाते हैं कि फ्रंटियर बाउंड्रीज में हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार अगस्त में भी क्वेश्चन आया था, जून में भी इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो फ्रंटियर और बाउंड्रीज तो अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए, और बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको, बिल्कुल इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। साथ में कई बार बॉर्डर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिएगा एक बार, क्लियर। उसके बाद हार्टलैंड और रीमलैंड थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फेडरलिज्म ज्योग्राफिकली कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्लियर। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर, इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2024 में, क्लियर। अगस्त 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, जो रीनेट हुआ है, किसके ऊपर, डिटर्मिनेंट ऑफ इलेक्ट्रल बिहेवियर के ऊपर। तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, कौन इजी क्वेश्चन है, मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कास्ट हो गया आपका, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा हो गया, क्रिज्मा हो गया, लीडर्स का एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, क्लियर। इस तरह के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो हमारे इलेक्शन वोट देने के बिहेवियर को डिटर्मिन करते हैं, तो वो आपको देख लेने हैं। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडियन ओशन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन। इस बार इंडियन ओशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। इंडियन ओशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे रिलेटेड है, तो इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉपरेशन 4 पूछी गई हैं, हर बार इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, हर बार। सार्क, ओपेक, आसियान, ईयू, सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का है वो है इनके हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर तो रट लीजिएगा, क्लियर। मेंबर कंट्रीज रट लीजिएगा, क्लियर। उसके बाद कब ये फॉर्म हुए वो रट लीजिएगा, ईयर रट लीजिएगा, क्लियर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार पूछ लीजिएगा, ठीक। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है। कई बार एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है कि देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सार्क बना, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए सार्क बना है ना, तो सार्क बना, तो जब सार्क बना तो कुछ कंट्रीज ने मिलके इसको बनाया होगा, सपोज करिए इनको, इसको मिलके कुछ 5 कंट्रीज ने इसको मिलके बनाया। तो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा उस तरह इसमें और कंट्रीज ऐड होगी, मान लीजिए इसमें एक और कंट्री ऐड हो गई, 6 हो गई, फिर एक और हो गई, फिर 7 हो गई। तो जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बोलता है कि इसके फाउंडिंग फादर कौन थे। कई बार फाउंडिंग फादर के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्लियर। तो आपको ये सारी डायमेंशन समझनी है कि किस डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा, और ये डायमेंशंस आपको तभी समझ आएंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, वो आप देख लीजिएगा, राइट। इसके लिए सब जो बहुत एक अच्छी बुक है,
लेकिन मैं आपको पहले डिस्क्लेमर बता दूं कि सुदीप्ता अधिकारी की एक बुक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, बहुत अच्छी बुक है और ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, बहुत डीप तरीके से कवर होंगी। लेकिन इस बुक की जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज थोड़ा मतलब टफ लैंग्वेज है। अब देखिए अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने ये किताब जब पढ़ी थी तो मुझे तो इसकी लैंग्वेज टफ लगी थी, हो सकता है आपको इजी लगे, क्लियर, लेकिन इसकी लैंग्वेज मोर और लेस टफ है। लेकिन जब आप एक दो बार, मैंने भी एक दो बार जब ये बुक पढ़ी तो फिर मुझे ये चीज़ समझ आई। और एक बार अगर इसको पढ़ लिया ना, इस बुक को, तो क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे, इस बुक से बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के। बहुत प्यारी बुक है, अच्छी बुक है। एक दो आप मतलब आपको दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके इसकी चीज़ें लिखी हुई समझ आएंगी। और इसमें से इसने जो फ्रंटियर और बाउंड्री का सुदीप्ता अधिकारी की बुक में जो कवर किया गया है ना, क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है और कोई भी पॉइंट इसने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, क्लियर। तो ये बुक आप देख लीजिएगा या ईपीजी पाठशाला के नोट्स पढ़ लीजिएगा। लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी का या पूरी ज्योग्राफी का, जिसमें कई बार 8 9 और कई बार तो 10 क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं ज्योग्राफिकल थॉट से, क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखिए ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री याद रहती नहीं है, कन्फ्यूज़न होती है। और इसमें बुक का भी बहुत बड़ा पंगा रहता है कि क्योंकि हिस्ट्री है, किसी बुक में लिखी जाती है, किसी में नहीं लिखी जाती। कोई पॉइंट किसी बुक में लिखा होगा, कोई पॉइंट दूसरी बुक से लिखा होता है, क्लियर। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पढ़ने तो ये पढ़ेंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन बाद में बने ना बने उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अब पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो इसमें ग्रीक का कंट्रीब्यूशन, अरब, चाइनीज़ और इंडियन स्कॉलर का कंट्रीब्यूशन आपको देखना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ वीरेनियस का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांट का, हमबोल्ट और रीटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर तो क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन आया था। हमबोल्ट, रीटर को देखना है। स्कीफर और हार्टसोन, हार्टसोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, क्लियर। तो स्कीफर और हार्टसोन को आपको देख लेना है। डार्विन थ्योरी का ज्योग्राफिकल थॉट पे ऊपर क्या असर पड़ा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ये एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। एरिया स्टडीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद डुअलिज्म आ जाते हैं। देखिए सारी ज्योग्राफी में जो डिबेट है ना, वो इस डुअलिज्म के आसपास ही घूमती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डुअलिज्म। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिबेट चली रहती है कि भाई ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में पढ़ें या फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में पढ़ें, या इसको रीजनल तरीके से पढ़ें या इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, क्या इसको क्वांटिटेटिव तरीके से पढ़ें या इसको सारी ही क्वालिटेटिव तरीके से पढ़ें। ये डिबेट्स हैं जिसको डुअलिज्म बोलते हैं। कहीं बोलते हैं कि देखिए ज्योग्राफी को क्वालिटेटिवली पढ़ना चाहिए, इसमें डाटा का कोई काम नहीं है। कहीं कहते हैं नहीं नहीं, पूरा डाटा ही होना चाहिए, मॉडल्स ही होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना चाहिए। तो वो डिबेट्स है, कौन कौन ऑथर उनमें शामिल है इस डिबेट में, वो आपको देखना है, पढ़ना है। फिर इडियोग्राफी क्या, नोमोथेटिक या लॉ मेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये डुअलिज्म है, इन डुअलिज्म को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है पैराडाइम शिफ्ट। अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें बदली हैं, अलग अलग लोगों की सोच बदली हैं, तो वो पैराडाइम शिफ्ट के टाइम तहत आएगा। वो चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव रहे हैं, जैसे कि पॉजिटिविज्म पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह ज्योग्राफी को पढ़ने में हेल्पफुल है, कौन इसमें ऑथर इसमें शामिल थे, बिहेवियरलिज्म क्या है, ठीक। उसके बाद ह्यूमनिज्म क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक। उसके बाद ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। इसके अलावा भी अगर इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा, क्लियर। और इसके लिए बुक एक बहुत अच्छी बुक है, हम कहेंगे कि इसके अलावा बुक्स जो हैं वो टफ हैं थोड़ा। तो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स अच्छी बुक है, एक लाइन में एक अच्छे सिस्टम में लिखी गई है माजिद हुसैन सर की, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, क्योंकि आधा स्टडी मटेरियल हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की और फिर इंडियन ज्योग्राफी की, और ये सीरीज इस तरह से हमारी आगे चलती रहेगी। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ CUT PG के लिए और नेट जेरफ ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर हम डालते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।